नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिग्गजों पर दांव। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में जबरदस्त टक्कर है। राज्य के बदले सियासी माहौल को ध्यान में रखते हुए पार्टियों ने उम्मीदवारों के चयन पर खास ध्यान दिया है और इस बार का चुनाव राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जहां पर मैदान में है तो उधर सभी पूर्व मुख्यमंत्री या तो खुद चुनावी मैदान में है या फिर उनका परिवार चुनावी मैदान में है। दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही बीजेपी ने भी भरोसा जताया है। दरअसल राज्य के बदले सियासी माहौल और वोटों के समीकरण को ध्यान में रखकर दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है और इसके साथ बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा वोटों के समीकरण के हिसाब से अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। राज्य में आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं के दम पर सत्ता में दोबारा वापसी की उम्मीद कर रही है। राज्य में बन रहे नए सियासी समीकरण और पुराने चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की पार्टियों की क्या रणनीति है और क्या मकसद है, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश दिग्गजों पर दांव। झारखंड का चुनावी बयार। किसका होगा बेड़ा पार? चुनाव में दिग्गजों की भरमार। जबरदस्त चुनावी टक्कर। बीजेपी का मास्टर प्लान। हेमंत सोरेन को मिलेगी हिम्मत। बीजेपी को मिलेगी जीत। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बीजेपी ने भी नए चेहरों के बजाय पुराने चेहरे पर दांव खेला है और इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने परिवार से ही चुनौती मिल रही है और ऐसा इसीलिए आपको यह भी बता दें कि वो बेहद सतर्क भी है। उम्मीदवारों के चयन को इसी में ध्यान में रखकर चयन उनका किया गया है। नए चेहरों पर भरोसा करने वाली बीजेपी ने भी इस बार उम्मीदवारों के चयन में ज्यादा हेरफेर करने के बजाय पुराने चेहरों को ही चुनाव मैदान में उतारने के पैटर्न को अपनाया है। तो उधर पार्टियों के अंदरूनी कलह से बचने के लिए इस पर भी अमल किया गया है। अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के साथ दूसरे वोटरों को भी अपने पक्ष में करने की चुनौतियां हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के चयन में ज्यादा माथापच्ची करने के बजाय पुराने चेहरों पर ही जीत की उम्मीद जताई गई है। कम ही नए चेहरों को इस बार चुनाव में मौका दिया गया। झारखंड का चुनावी दंगल। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव कई लिहाज से दिलचस्प हो गया है और वो इस लिहाज से भी कि इस बार राज्य की स्थापना से लेकर अब तक 7 चेहरे राज्य की कमान संभाल चुके हैं और या तो वो खुद चुनावी मैदान में हैं या फिर उनके रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन तक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही उनकी पत्नी, भाई और भाभी भी चुनाव मैदान में हैं। झारखंड में बीजेपी की तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले कुछ चेहरों को भी विधानसभा में मौका दिया गया है। इनमें से एक नाम सीता सोरेन का है, जिन्हें लोकसभा चुनाव में दुमका सीट से हार का सामना करना पड़ा था। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार सभी राजनीतिक दलों ने जीत के लिए एक ही फॉर्मूला अपनाया है, सिटिंग विधायकों को फिर से मैदान में उतारना। नए उम्मीदवारों को कम ही मौका मिला है।
कुछ सीटों पर पुराने नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया गया है, वहीं कुछ सीटें दल बदल कर आए नेताओं ने झटक ली हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नवंबर 2000 से मार्च 2003 तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे। निर्दलीय विधायक होते हुए झारखंड के सीएम बनने वाले मधु कोड़ा का परिवार भी इस चुनाव में जोर आजमाइश कर रहा है। मधु कोड़ा सितंबर 2006 से अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार था जब सरकार का नेतृत्व एक निर्दलीय विधायक ने किया था। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। पूर्व जेएमएम नेता चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी चुनाव मैदान में हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने करीब 6 महीने झारखंड की सत्ता संभाली थी। चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड के 24 साल के इतिहास में एक ही मुख्यमंत्री है जो लगातार 5 साल तक सरकार चलाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, और वो हैं रघुबर दास। वो फिलहाल ओडिशा के राज्यपाल हैं। उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू को बीजेपी ने जमशेदपुर पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा इस बार चुनावी मैदान में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी पोटका सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। दूसरी ओर झारखंड सरकार झारखंड के विकास को पटरी से उतारने में लगी है। आज झारखंड का बच्चा बच्चा जान चुका है, झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का गठजोड़ है। झारखंड तभी जाएगा, आगे तभी बढ़ेगा और आगे जाएगा जब ये सरकार हटेगी। झारखंड तभी आगे जाएगा जब यहां परिवर्तन होगा। झारखंड में वोटों का समीकरण बेहद ही साफ है। आदिवासी बहुल राज्य होने की वजह से ज्यादातर सीटों पर उनका असर, लिहाजा आदिवासी वोट बैंक को साधना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। हेमंत सोरेन आदिवासी अस्मिता को हमेशा से चुनावी मुद्दा बनाते रही है, तो उधर बीजेपी उनके हितैषी होने का दावा कर अपनी जीत की दावेदारी को पुख्ता करने में जुटी हुई है। और इसके अलावा महागठबंधन और एनडीए के बीच असली चुनावी टक्कर उन सीटों पर है जहां पर जीत का अंतर मामूली रहा है। राज्य की 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनावी नतीजों को बदलने में जो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लिहाजा दोनों गठबंधन इस बार इन सीटों को किसी भी सूरत में अपने हक में करने की कोशिश करेंगे, तो उधर जीत के मामूली अंतर को पाटना इतना आसान साबित नहीं होने वाला। क्या है समीकरण? झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों का नया समीकरण बनने की संभावना है। दरअसल राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 28 आदिवासियों के लिए आरक्षित है। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड की ज्यादातर सीटों पर उनका असर है। इस राज्य में बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर झारखंड आंदोलन की अगुवाई करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, हर कोई आदिवासी वोट साधना चाहता है। राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो पार्टी आरक्षित सीटों में जीत हासिल करती है, झारखंड में सरकार उसी की बनती है। इसके अलावा राज्य की कुछ सीटें बेहद अहम हैं और ये वो सीटें हैं जहां पर जीत के अंतर को पाटना हर पार्टी का लक्ष्य है। राज्य की कई सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में 81 में से 9 सीटों पर जीत का अंतर बेहद कम था। साफ है कि राज्य में एनडीए और महागठबंधन में शामिल दलों के बीच कड़ा मुकाबला है। इन 9 सीटों में देवघर, गोड्डा, कोडरमा, मांडू, बाघमारा, जरमुंडी, सिमडेगा, नाला और जामा शामिल हैं। पिछली बार इनमें से 5 सीटें बीजेपी ने, जबकि 2-2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने जीती थीं। सिमडेगा सीट पर जीत का अंतर सबसे कम 285 वोटों का रहा था, जहां कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था। बाघमारा में बीजेपी ने कांग्रेस को केवल 824 वोटों से मात दी थी,
दिलचस्प बात यह है कि 2019 के चुनाव में जिन 19 सीटों पर जीत का अंतर 5000 से कम रहा, उनमें से 14 सीटों पर नतीजे 2014 के चुनाव से अलग रहे। 2014 के चुनाव में कम अंतर वाली सीटों पर दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों ने 2019 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई सीटों पर कब्जा जमाया। हालांकि लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी एजेएसयू ने बढ़त हासिल की थी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। झारखंड विधानसभा चुनाव में कम अंतर वाली सीटों पर दोनों गठबंधनों की नजरें टिकी हैं और वहां के नतीजे को अपने हक में करने की कोशिश है। इसीलिए इन सीटों पर जबरदस्त चुनावी टक्कर होने वाला है। लोगों की नाराजगी वर्तमान सरकार से है। मैं मानता हूं कि यही नहीं, झारखंड के सभी ऐसे क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेंगे और झारखंड में हम सरकार बनाएंगे। अब इन लोगों का गठबंधन का तो क्या कहेंगे। एक जिन्होंने कहा कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा, उसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये कौन सा मैंने सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो विरोधी रहा है, झारखंड राज्य के सपने को 70 साल तक पूरा होने नहीं दिया, वैसे कांग्रेस के साथ आज सरकार बना करके आप सोचते हैं कि झारखंड का भविष्य बेहतर होगा। झारखंड को लूट का अड्डा बनाने का काम वर्तमान सरकार की। पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है और एनडीए यहाँ से जबरदस्त जीत हासिल करेगी। नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एज एनडीए लड़ना चाहूंगा और शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको ये भी बताया कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आजसू पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से ये चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहूंगा। दरअसल उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी ने भी इस बार झारखंड में ज्यादा नए चेहरों को उतारने से परहेज ही किया है, लेकिन वोटरों को साधने के लिए वो हरियाणा वाले जीत के फॉर्मूले पर ही अमल कर रही है। दरअसल आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में उन्हें मनाए बगैर बीजेपी बड़ी जीत के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकती है और ये वो भली भांति जानती भी है और इसीलिए शायद उनके बीच वो साइलेंटली काम भी कर रही है। तो उधर वो ज्यादा गेन करने की उम्मीद करने के बजाय गैर आदिवासियों पर अपना फोकस बढ़ा रही है। गैर आदिवासियों और आदिवासियों के बीच का गणित अगर बीजेपी का कामयाब हो जाता है तो उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। बीजेपी का मिशन झारखंड। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे को अप्रत्याशित तरीके से अपने पक्ष में कर चुकी बीजेपी इस बार उसी फॉर्मूले से झारखंड फतह करने की तैयारी में है। झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए एनडीए भी पूरा दम लगा रही है, पर बीजेपी जानती है कि रूठे आदिवासियों को मनाए बिना ये सियासी अरमान पूरा नहीं हो सकता है। लिहाजा आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। बीजेपी का पूरा फोकस गैर आदिवासी वोट बैंक पर है, जहां वहां साइलेंट रहकर काम कर रही है। गैर आदिवासी वोटों की लामबंदी के साथ बीजेपी अगर आदिवासी वोट में 10 से 12% भी गेन कर पाती है तो उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। झारखंड में मुस्लिम आबादी करीब 14.5% है। 7 जिलों में तो मुस्लिम 20% से ज्यादा है। पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, गिरिडीह, जामताड़ा, लोहरदगा और देवघर इसमें शामिल है। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अपना प्रचार अभियान केंद्रित कर रही है। आदिवासियों की घटती आबादी को मुद्दा बनाया है। 2019 में बीजेपी केवल 25 सीटें ही जीत पाई थी। 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 72 सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि बीजेपी की तरह जेएमएम भी अपने दम पर बहुमत हासिल करने का सपना पूरा नहीं कर सकी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी पहले ही कह चुके हैं कि संथाल परगना इलाके में आदिवासियों की घटती संख्या और मुस्लिम जनसंख्या का बढ़ना चिंता का विषय है। संथाल परगना इलाके में 18 आरक्षित सीटें हैं।
इसलिए लोकसभा चुनाव में दूर रहे आदिवासी वोट बैंक को आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले साधने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं को मिशन झारखंड पर लगा दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में पार्टी को जन समर्थन मिला। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी वहां पर बेहतर प्रदर्शन करेगी और बहुमत हासिल करने में भी सफल रहेगी। देखिए, पहले जो 2019 में चुनाव हुए थे उससे एक महीने पूर्व इस 2024 में चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो हम पूरी तरह तैयार हैं और जो हमारी तैयारी है, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किया है उससे ये हम समझते हैं कि 13 और 20 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लेंगे, क्योंकि जो सरकार ने किया है निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है और उत्साह के मद्देनजर वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी और जो हम चाहते हैं कि एक झारखंड को नए झारखंड के रूप में देखे वो आपको दिखाई देगा। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जी के पास हैं, इनसे जानेंगे ये एनआरसी का जिन एक बार फिर से निकाला गया है, इस जिन से अब कितना डर लगेगा आपको? डरने लायक चीज़ है क्या एनआरसी? मुझे तो नहीं लगता। ये जो भी हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, ठीक चुनाव के वक्त एनआरसी, सीए, घुसपैठ 3-4 विषय हैं जिन पर ये केंद्रित करते हैं अपनी बातें, क्योंकि दूसरा कोई मुद्दा, कोई विषय है नहीं इनके पास। और अगर विषय और मुद्दा है तो उस पर ये बोलने से कतराते हैं। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान इनसे आप पूछ दीजिए पिछड़ों के आरक्षण के बारे, चुप लगा बैठेंगे। इनसे आप पूछ दीजिए सरना धर्म कोड भाई क्यों लागू नहीं कर रहे हैं। आप पूछ दीजिए 1,36,000 करोड़ रुपया क्यों दबा के आप बैठे हुए हैं। कि मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एग्रेशन नहीं है, हताशा है। आप ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो मुद्दा जाकर गाँवों में टाइम फिक्स हो जा रहा है, वो मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है। आप जाकर गाँव में बोलिए, भीड़ सुनना नहीं चाहती है, चल देती है उठकर। वो सुनना चाहती है कि भाई हमारे नेता को 5 महीना क्यों जेल रखा आपने, माटी का बेटा था, आदिवासी था, वही गुनाह था उसका, बेबुनियाद आरोप में। और फिर आके आप बोलिएगा चुनाव सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करके कि हम सीए, एनआरसी, घुसपैठ, बांग्लादेश कर। झारखंड में असली चुनावी टक्कर झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच ही है। हेमंत सोरेन का चुनावी गणित आदिवासियों के साथ अल्पसंख्यक वोटरों पर टिका हुआ है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति का आधार भी रहा है। लेकिन इस बार का मामला इतना आसान साबित नहीं होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके परिवार में फूट पड़ चुकी है और उनके करीबी उनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनौती बढ़ चुकी है और इसीलिए उन्होंने आदिवासियों के वोट बैंक को साधने के लिए कई तरह की पहल भी की है। लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाकर सत्तारूढ़ पार्टी खुद को सशक्त करने की कोशिश में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत का प्लान। 2019 में मिली सफलता के बाद राज्य की सत्ता पाने में सफल रहे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी इस बार की उपलब्धि और ट्राइबल मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। हेमंत सोरेन ने स्वजातीय वोट बैंक को साधने के लिए कई तरह की पहल की है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह की कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली मैया सम्मान योजना, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, सार्वभौमिक पेंशन, खेल और शिक्षा योजनाएं, अबुआ आवास और खाद्य सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं। ये पहल मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ा सकती है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी 1932 के भूमि रिकॉर्ड आधारित मूल निवास नीति पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने 1932 के एक खतिहान आधारित मूल निवास नीति पारित की है जो राज्यपाल के पास पेंडिंग में है। 2019 में राज्य विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में जेएमएम 43, कांग्रेस 31 और आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी थी। बीजेपी ने 79 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सफलता सिर्फ 25 पर मिली थी। पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था, मगर सीटें उसे कम मिली थीं। पिछले चुनाव में बीजेपी 33.37%, कांग्रेस 13.8% और जेएमएम को 18.72% वोट मिला था। 2019 के चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम ने सभी 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे।
जिसे 5.45% वोट मिला था। बीजेपी में जेवीएम के मर्जर से इस बार एनडीए को स्वाभाविक तौर पर फायदा मिलने की उम्मीद है। आदिवासियों के बीच अपनी साख बनाने की बीजेपी की चुनौती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उस लहर को बरकरार रखने की जरूरत है। इसके लिए हेमंत सोरेन को काफी मशक्कत करनी होगी। उनके अहम सहयोगियों के अलग हो जाने से ये चुनौती बढ़ गई है। ट्राइबल लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हेमंत सोरेन से इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में चुनावी नैया जरूर पार कर लेगी और राज्य में एक बार फिर सरकार बनाने में सफल होंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 60 करोड़ गरीबों को हर व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम किसी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने किया। 13 करोड़ गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर किसी ने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। 14 करोड़ शौचालय किसी ने नहीं बनाए, नरेंद्र मोदी जी ने बनाए। कांग्रेस के 10 साल के शासन में कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए सिर्फ 84,000 करोड़ दिया था। कितना रुपया दिया था भाई? मैं फिर से कहता हूं 84,000 करोड़। जरा जोर से बोलिए कितना? 10 साल में कांग्रेस ने 84,000 करोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 84,000 करोड़ के सामने 10 साल में 3,84,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। झारखंड का विकास किसी ने किया तो भाजपा ने किया, झारखंड को बनाया तो भाजपा ने। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति सशक्त है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट की भी उसे उम्मीद है। राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को जोर शोर से गरमाने की रणनीति अपनाई है और इसी के साथ बीजेपी सरकार विकास के नाम पर भी वोटरों को अपने पक्ष में करने पर जोर दे रही है। झारखंड की राजनीति अलग तरह की है। राज्य की स्थापना से लेकर अभी तक कांग्रेस बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई है और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों का सारा दारोमदार झारखंड मुक्ति मोर्चा पर है। दिग्गजों पर दांव की हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।